हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन एंड आज भी हम अपना फास्ट एपीआई का प्लेलिस्ट चालू रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे और किस तरह का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। हम एक ऐप बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का डेटा इस तरह से होगा एक जेसन फॉर्मेट में। लाइक स्टूडेंट की आईडी होगी, नेम, सिटी, जेंडर, क्लास, मार्क्स और मार्क्स के लिस्ट पे डिवीज़न और डिवीज़न के बेस पे रिजल्ट। तो इस तरह से हम जो है एक किसी भी स्कूल का या किसी भी कॉलेज का एक स्टूडेंट ऐप बनाएंगे। और उसमें बेसिकली क्या है कि हम जब भी कोई ऐप बनाते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें रहती है। लाइक एक डेटाबेस रहता है, इसमें हमारा डेटा होता है। फिर एक बैकएंड होता है, फिर बैकएंड से जुड़ी एक एपीआई होती है और एक फ्रंट एंड होता है। अब हमारा टारगेट ये है कि हम फिलहाल डेटाबेस के नहीं जाएंगे। डेटाबेस की जगह हम एक जेसन फाइल क्रिएट करेंगे, जैसा नीचे साइड में लिखा हुआ है। इसमें एक स्टूडेंट है, हम 4-5 स्टूडेंट एंटर करेंगे इसके अंदर। तो एक जेसन फाइल बनाएंगे और उसके बाद जो है हम बैकएंड का कोड लिखेंगे और उस बैकएंड के साथ एपीआई, फास्ट एपीआई का कोड लिखेंगे। और फ्रंट एंड फिलहाल हम यूज़ करेंगे जो फास्ट एपीआई का ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन यूआई पेज है, अभी फ़िलहाल वही यूज़ करेंगे। और आगे जब हम चलेंगे तो कस्टमाइज यूआई भी बनाएंगे इसका। तो इसमें थीम क्या होगा इस ऐप का कि कोई भी स्कूल है या कोई भी कॉलेज है उसके लिए एक स्टूडेंट ऐप बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे ही कोई स्टूडेंट आता है तो उसमें जो भी स्कूल होगा उसके पास एक फैसिलिटी रहेगी कि वो इस उस स्टूडेंट का जो डेटा है वो इंसर्ट कर सके, प्लीज़ क्रिएट कर सके। और अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा वो देखना चाह रहा है स्कूल या कॉलेज मैनेजमेंट, तो वो व्यू कर सके। और व्यू करने में सारा डेटा भी देख सकता है और एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का डेटा भी देख सकता है। और उसके बाद अगर उसे कुछ अपडेट करना हो किसी स्टूडेंट डेटा की इन्फॉर्मेशन, वो भी अपडेट कर सकता है। और लास्ट में कुछ अब डिलीट करना हो किसी स्टूडेंट्स को, तो वो भी डिलीट कर सकता है। इस तरह की एक फैसिलिटी, एक ऐप बनाने की कोशिश करेंगे। हम प्रॉपर एंड टू एंड ऐप नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा फोकस मेन जो है वो फास्ट एपीआई के अराउंड चीज़ें करने का है, क्योंकि हमारी जो प्लेलिस्ट है वो फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट है। तो इस फास्ट एपीआई की प्लेलिस्ट है, इसलिए हम इसमें फास्ट एपीआई का कोड लिखेंगे, एक एपीआई डेवलप करेंगे, इसके बैकएंड का कोड लिखेंगे और फ्रंट एंड का। और बैकएंड से पीछे डेटा लेने के लिए हम डेटाबेस के लिए जेसन फाइल का यूज़ करेंगे। और जो भी हमारा डेटा इंसर्ट होगा या जो भी अपडेट होगा या जो भी ऑपरेशन होंगे वो इस जेसन फाइल में ही होंगे, राइट। तो अब इसके लिए क्या है कि हम कुछ एंड पॉइंट्स बनाएंगे। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक गेट करके एंड पॉइंट बनाया था। और जो गेट एंड पॉइंट था वो क्या फैसिलिटी दे रहा था हमको। जो गेट एंड पॉइंट था वो हमें ये फैसिलिटी दे रहा था, ये वाली व्यू वाली फैसिलिटी हमें ये दे रहा था, राइट। जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है वो हमें शो हो जाए। अब नेक्स्ट हम एंड पॉइंट बनाएंगे एक और क्रिएट का। और क्रिएट में हम नया डेटा भी इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट का। उसके अलावा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बेस पे हमें अगर डेटा शो करना है वो भी हम एक नया एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, राइट। इसके अलावा अपडेट करना है किसी स्टूडेंट का डेटा, तो अपडेट करके भी हम एक एंड पॉइंट बनाएंगे। और साथ में डिलीट करना है तो डिलीट स्टूडेंट आईडी के नाम से एक हम एंड पॉइंट बनाएंगे। तो फिलहाल ये है, आगे भी हो सकते हैं। और तो ये बेसिक थीम है हमारा कि हम नेक्स्ट अपना एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लाइक कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या एक तरह से ऐप ही एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, तो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर 2 तरह के रहते हैं। पहला होता है स्टैटिक सॉफ्टवेयर और दूसरा है डायनामिक सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये पहला स्टैटिक हो गया और दूसरा ये डायनामिक सॉफ्टवेयर हो गया, राइट। तो स्टैटिक सॉफ्टवेयर में क्या है कि जैसे आपके कंप्यूटर पे कैलेंडर रहता है या क्लॉक रहता है, उसको आप खाली व्यू कर सकते हैं। जैसे हम डेटा यहाँ पे व्यू करते हैं तो हम खाली व्यू कर सकते हैं, उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत भी नहीं है, जैसे कैलेंडर का ऐप बना हुआ है या क्लॉक बना है तो उसमें हमें कुछ अपडेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम खाली व्यू करते हैं, तो ये स्टैटिक कहलाता है। कि हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है डायनामिक। तो डायनामिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट
ऑफिस है उसके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं छोटे छोटे, लाइक MS वर्ड है, MS एक्सेल है या पावर पॉइंट है, इस तरह के और भी हो सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है वर्ड की, तो हम उसे व्यू भी कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे क्रिएट वाला जो है। उसके अलावा जो है हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं और उस फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं। ये चारों फैसिलिटी हमें MS वर्ड में मिलती है, MS एक्सेल में ही मिलती है, क्योंकि एक्सेल में भी हम सेल के ऊपर ये सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं कि किसी सेल में डेटा हमें एंटर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या किसी सेल का डेटा हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें डायनेमिक सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम 4 तरह के ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं और उसका एक टेक्निकल जो एक वर्ड बनाया है उसका, तो वो बनाया है CRUD करके, CRUD, राइट? ये CRUD वर्ड बनाया है। अगर हमें कुछ व्यू करना है तो ये रीड वाला रहता है। शुरू से बताता हूँ सी से। जैसे हमें कोई डेटा इंसर्ट करना है ना? कुछ डेटा क्रिएट करना है, तो ये सी वाला ऑपरेशन चलेगा। हमें कोई डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है वहाँ पे, उसको सिर्फ रीड करना है या व्यू करना है तो आर वाला, उसको अपडेट करना है तो यू वाला, और उसको अगर डिलीट करना है तो डी, राइट? तो ये CRUD, हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो ये 4 तरह के ही ऑपरेशन हम चलाते हैं। इसके अलग 5वां कोई ऑपरेशन नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए और आपको ये बात अच्छे समझ में आ जाएगी। कोई भी हम ऑपरेशन करते हैं तो इन 4 में से किसी एक कैटेगरी के अंदर वो आता है, राइट? तो ये तो हो गया वो सॉफ्टवेयर जो हमारे अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल है। इसके लिए हमें किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा आता है एक वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट में एक्चुअली ये हमारा कंप्यूटर पे चलती सारी चीज़ें। वेबसाइट में क्या होता है कि हमें 2 कंप्यूटर की ज़रूरत रहती है। एक तो कंप्यूटर होता है मेरा कंप्यूटर, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेरा कंप्यूटर, क्लाइंट का कंप्यूटर, जो मेरा लैपटॉप भी है या डेस्कटॉप कुछ भी हो सकता है, प्लस एक सर्वर कंप्यूटर रहता है। अब क्या होता है कि मैं अपने कंप्यूटर में कोई भी वेबसाइट खोलता हूँ, जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे वेबसाइट खोली, तो उस वेबसाइट को होस्ट करने वाला वो वेबसाइट मेरे कंप्यूटर पे तो है नहीं, वो कहीं से इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कहीं से आ रही है। और वो काम कहाँ हो रहा है? एक सर्वर कंप्यूटर पे हो रहा है, जो अपनी वेब सर्विसेज़ दे रहा है। तो इस तरह से 2 कंप्यूटर, जब इंटरनेट के माध्यम से हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, किसी वेबसाइट को हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे 2 कंप्यूटर रोल में आ जाते हैं। एक तो मेरा अपना कंप्यूटर और एक वो जो वेब सर्विसेज़ प्रोवाइड करा रहा है, जो इंटरनेट के थ्रू जुड़ी हुई है। तो हम अपने कंप्यूटर से जो भी इस सर्वर है या वेबसाइट पे जो भी हम काम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो ज़रूरी होता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होता है। और उसके अंदर क्या करते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे हम 4 ऑपरेशन CRUD कर रहे थे, तो हमें ये 4 तरह के ऑपरेशन करने के लिए हमें HTTP रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम से उस कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं जो इस वेबसाइट को हमें दे रहा है इंटरनेट के थ्रू, राइट? तो ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट हमें भेजनी पड़ती है। और इसमें भी सेम चीज़ रहती है, जैसे हमारा यहाँ पे स्टैटिक और डायनामिक 2 तरह के सॉफ्टवेयर रहते हैं। ऐसे ही जो कोई भी वेबसाइट होती है उसमें भी, वेबसाइट भी एक तरह की आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज लगा लो, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें रहती है, 2 तरह के सॉफ्टवेयर रहते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। अब स्टैटिक में क्या आता है कि कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप सिर्फ व्यू कर सकते हो, लाइक आपका कोई बैंक अकाउंट है और आपने इंटरनेट बैंकिंग ली हुई है, तो आप अपने बैंक अकाउंट को व्यू कर सकते हो। कई बार इस तरह की फैसिलिटी बैंक आपको देता है कि आप सिर्फ बैंक अकाउंट को व्यू कर सकते हो, तो ये एक स्टैटिक फैसिलिटी है। आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें व्यू करते हो, तो वो एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसमें आप कुछ चेंजिंग अपनी तरफ से नहीं कर सकते। तो ये स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक सॉफ्टवेयर हो गया। और डायनामिक फिर से वही चीज़ हो गई कि डायनामिक में आप 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आप व्यू तो कर ही सकते हो, साथ में कुछ डेटा आपको क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, वो भी कर सकते हो। कुछ अपडेट करना है या कोई डेटा ऑलरेडी है उसको डिलीट करना है, वो काम कर सकते हो। तो 4 तरह के ऑपरेशन अगेन आप इस डायनामिक वेबसाइट पे या डायनामिक सॉफ्टवेयर पे आप लगा सकते हो, ठीक है? तो अब इन चारों ऑपरेशन को करने के लिए यहाँ पे मैंने बताया है कि आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हो।
तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होती है वो 4 तरह की होती है और 4 तरह की एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होती है, उन एचटीटीपी रिक्वेस्ट्स को हम एचटीटीपी मेथड्स बोलते हैं, ठीक है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसे हम एचटीटीपी मेथड्स बोलते हैं। पहला एचटीटीपी एक्शन क्या होता है? गेट। जब हम कोई डेटा रीड करते हैं, राइट? जब हम कोई डेटा ऑलरेडी वहाँ पड़ा हुआ है, उसे रीड कर रहे हैं, जैसे व्यू ऑपरेशन जो होता है, ये वाला जो रीड या व्यू वाला जो ऑपरेशन होता है, वो रीड कहलाता है। हम कुछ रीड कर रहे हैं, कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ डिलीट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे एचटीटीपी एक्शन जो होता है वो गेट चलता है यहाँ पे। ये टर्मिनोलॉजी है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। वेबसाइट पे हम कुछ चीज़ व्यू कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा गेट ऑपरेशन चलेगा और एचटीटीपी एक्शन अगर हमारा कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पोस्ट लाइक फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे हम कुछ अपनी पोस्ट डालते हैं, तो हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन चलता है, राइट? उसके अलावा हम अपनी ही कुछ हमने कोई पोस्ट क्रिएट की है, उसको अपडेट अगर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये एचटीटीपी एक्शन जो होता है पुट पुट अप्लाई होता है, पीयूटी पुट अप्लाई होता है। इसे याद कर लीजिए, ये टर्मिनोलॉजी है, ये बाद में बहुत काम आएँगी, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन अगर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के माध्यम से हम कर रहे हैं किसी सर्वर पे, किसी वेबसाइट पे, तो ये 4 तरह के टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। और लास्ट एचटीटीपी एक्शन है हमारा डिलीट, राइट? कि कोई पोस्ट हमारी है, उसे हम डिलीट कर रहे हैं, तो हमारा ये एचटीटीपी ऑपरेशन जो है वो डिलीट होगा। तो ये चीज़ हो गई। तो ये 4 ऑपरेशन आप कभी भी देखेंगे, ये 4 ऑपरेशन हमेशा चलेंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं, जैसे आप किसी कहीं कोई लॉगिन फॉर्म आपको भरना है, कहीं किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है, तो आप कौन-सा ऑपरेशन उस समय परफॉर्म करेंगे? आप समझ गए होंगे कि आप वहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एचटीटीपी एक्शन जो है आपका पोस्ट होगा, है ना? या आप कुछ भी जो है, अगर कुछ आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं, जैसे कहते हैं कि पासवर्ड चेंज करना है, रीसेट करना है, अपडेट करना है, तो ये पुट रिक्वेस्ट होती है। एचटीटीपी जो है पुट रिक्वेस्ट भेजता है। या फिर कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ें डिलीट करनी है, कुछ एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट कर रहे हैं अगर आप, तो ये एचटीटीपी एक्शन जो है वो डिलीट होता है। यहाँ पे थोड़ी डिलीट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारा जो एचटीटीपी 4 एचटीटीपी मेथड्स हैं, हमने लास्ट ट्यूटोरियल में ये एचटीटीपी गेट पढ़ा था कि हमने कुछ डेटा ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ था बैकएंड में, उसको हमें खाली वहाँ से रीड करना था, तो हमने गेट रिक्वेस्ट वहाँ पे चलाई थी, गेट मेथड यूज़ किया था, राइट? आगे हम ये 3 तरह के मेथड भी पढ़ेंगे और इन 3 तरह के मेथड को और साथ में चौथा मेथड भी रहेगा और इस सबको यूज़ करते हुए हम जो है ये अपना एक ऐप बनाएँगे, स्टूडेंट ऐप करके जो नाम दिया है। इस ऐप को डेवलप करेंगे, इसके बैकएंड का कोड देखेंगे, इसके फ्रंट एंड को देखेंगे और ये सब हमारा थीम रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का। आज थोड़ी-सी मुझे थ्योरी पढ़ानी थी, क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे-कैसे कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होते हैं और किस तरह से एपीआई जो है बैकएंड में और वर्क करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, कोड में जाएँगे, वीएस कोड में और देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको इस नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, कोडिंग वर्क करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।